हाय गाइस। तो एक और यूरोडोव का सेशन, इसमें भी हम खूब सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आज कंडक्टर से पहले यूरोडोव के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम 3.41। तो वीडियो को पॉज करके आप जो है सवाल को पढ़ लीजिए, अपना एक अटेम्प्ट कर लीजिए, एक खाका तैयार कर लीजिए अपने मन में। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक प्रैक्टिस बना ही लो कि जब भी एक सवाल आए तो उस पर अच्छे से टाइम दे के सवाल को पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद सॉल्यूशन पे जंप करो। हमारी आदत क्या हो जाती है कि हम जो है सॉल्यूशन पे जंप करने की जल्दी में होते हैं, तो उसके कारण कई बार प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, सवाल के कई एस्पेक्ट्स छूट जाते हैं हमसे। तो आप सवाल को अच्छे से पढ़िए। और सिंस ये एडवांस लेवल का सवाल है, मेंस में जो अच्छा सवाल होगा उसके लेवल का है, ये एम्स के लेवल का सवाल है, तो आपको सवाल को टाइम दे के समझना है और फिर सॉल्यूशन पे जंप करना है। ठीक है, तो देखो एक डाइपोल है जो कि एक स्फीयर से इनक्लोज्ड है, और बोल दिया है कि वो स्फीयर जो है, स्फीयर का सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो बोला है कि इस स्फीयर का फिर रेडियस क्या होगा जिसके अंदर ये डायपोल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो है एक एक्सटर्नल फील्ड भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में, जो कि एक कांस्टेंट वेक्टर है। कांस्टेंट वेक्टर का मतलब क्या कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे। तुम्हें पता है कि कॉन्जर्वेटिव फील्ड जो होता है वो होता है ई आर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर के इक्वेशन को फॉलो करने वाला फील्ड। इसका क्रक्स ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटती है। ठीक है, तो देखो अगर सरफेस को इक्वी पोटेंशियल होना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट कंपोनेंट आएगा टेंजेंट के अलोंग, सरफेस के टेंजेंट के अलोंग, उसको क्या होना पड़ेगा? नेट को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस कर दिया है कैसे ये सवाल हल होगा। बाकी अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझा दूंगा मैं आपको अब यहाँ पे, और फिर आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अब इसका क्या फ़ायदा? अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट जो है टेंजेंट टू द सरफेस के अलॉन्ग नहीं आएगा। तो जब कोई कंपोनेंट नहीं आया इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पोटेंशियल भी डिक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो पूरा सरफेस क्या हो जाएगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपके सामने समझा दे रहा हूँ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को देखो, बड़ा सा सवाल सॉल्व करने का यही फ़ायदा होता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे कई छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं, जो कि नीट, एम्स, मेंस, है ना, में आसान सवाल के तरफ लाइक आपको दिखते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा एक बड़ा सवाल यूरोडोव जैसे बुक को करने में। तो एचसीवी और यूरोडोव को करना बहुत ज़रूरी है आपके आईआईटी जेई के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इवन एम्स के प्रिपरेशन के लिए अगर आपको एम्स जाना है तो अच्छे लेवल के सवाल लगाने ही पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस का क्या है? परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं आएगा, तो ऑन द होल सरफेस द पोटेंशियल वैल्यू विल बी सेम ऑन ऑल पॉइंट्स। Thus
we'll use this concept to solve the problem that has been given. तो यहाँ पे सारी कुछ लिख दिया मैंने. टेंजेंशियल डायरेक्शन, हेंस देर इज़ नो पोटेंशियल ड्रॉप, हेंस द सरफेस बिकम्स इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्रीन कलर से दिखाई है वो रेड कलर के सरफेस के परपेंडिकुलर है. तो फिर से इस फिगर को दोबारा बना लेंगे और टेंजेंट के अलॉन्ग सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट ले लेंगे और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्पोनेंट को ऐड अप करके ज़ीरो के बराबर कर देंगे, तो उससे आर की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. ई आर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है फॉर एनी कंजर्वेटिव फील्ड्स. तो अगर ई ही ज़ीरो होगा तो डी वी ज़ीरो हो जाएगा. डी वी क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. मतलब कि फाइनल भी एक ही वैल्यू है और इनिशियल भी एक ही वैल्यू है, फाइनल इनिशियल के बराबर है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया. तो फिर से फिगर बना लिया यहाँ पे. यहाँ पे देखिए, अब तुम्हें पता होगा कि रेडियल डायरेक्शन में क्या होता है. डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और रेडियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिसको ई थीटा डायरेक्शन में बोलते हैं उसका क्या होता है? kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब. kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब. ठीक है. तो टेंजेंट बना दिया यहाँ पे. ई आर और ई थीटा लिख लेंगे. ई आर क्या होगा? 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब लिख दिया तुम्हारे सामने, 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब. ई थीटा क्या हो जाएगा? kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब. kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब. जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको भी यहाँ पे बना दिया ई नॉट. थीटा देखो डायपोल के साथ दिया हुआ है. अच्छा, डायपोल का चैप्टर मैंने बना के रखा है, तो आप लोगों ने देखा होगा. नहीं देखे हैं आप, उसको जाके देखिए, अच्छे से समझिए, फिर वापस से इस सवाल पे आइए, तो अच्छा कनेक्ट होगा आपका. मैंने बताया था डायपोल वाले चैप्टर में कि एंगल हमेशा डायपोल के हेड से लेंगे, एक आदत बनाएंगे. ठीक है. तो देखो यहाँ पे जो एंगल है वो हेड से ही लिया हुआ है, तो जो सरफेस पे एंगल बनेगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो वो भी थीटा हो गया. ई नॉट का जो कंपोनेंट टेंजेंट के अलॉन्ग आएगा वो कितना हो जाएगा? ई नॉट साइन थीटा, वो ग्रीन कलर से दिखा दिया. और जो टेंजेंट के अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जो ई थीटा कंपोनेंट है वो kp साइन थीटा अपन आर क्यूब है. तो तुम्हें टेंजेंट के अलॉन्ग दो कंपोनेंट दिख रहे होंगे, एक ई नॉट का और एक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दोनों जो हैं ऑपोजिट वेक्टर हैं. तो एक चांस बन सकता है कि दोनों क्या करें? कैंसिल हो जाएं. ठीक है. तो kp साइन थीटा अपन आर क्यूब मैग्नीट्यूड में अगर इक्वल हो जाएगा ई नॉट साइन थीटा के, तो टेंजेंट के अलॉन्ग जो है इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर का कंडीशन बनेगा और नेट जो इफेक्ट आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा. तो इस तरीके से आपका जो आर निकल के आ जाएगा, दोनों को इक्वल कर दिया और आर की वैल्यू आपका आ गई. ठीक. अब देखिए आपके सामने दूसरा सवाल है 3.46. 3.46 अच्छे से आप सवाल को पढ़िए, और इसके 3 पार्ट्स हैं ए बी सी, तो तीनों को सॉल्व करेंगे. सी पार्ट बहुत ही अच्छा पार्ट है. ए पार्ट ऑलरेडी मैंने डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया है, तो ए पार्ट तो आपको आसान ही लगेगा. अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. वैसे आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से और आसान शब्दों में मैंने उसको वहाँ पे समझाया है. ठीक है. तो आप देखो यहाँ पे एक डायपोल है जिसको डिफरेंट ओरिएंटेशन में रख रहे हैं. एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, डायपोल है. तो एक बार रेडियल डायरेक्शन में रख दिया, तो इसका कैसा हो जाएगा? ये तो वही सिचुएशन हो गया, डायपोल केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस केस में फोर्स कैसे निकालते थे? फोर्स फॉर्मूला याद आ रहा होगा तुम्हें, P इंटू डी बाई डी एक्स. ठीक है. और फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकल के आता था बताया था उस चैप्टर में, तो उस सेशन को देख लो जाके, फिर वापस इस सवाल पे आओ तो अच्छा क्लैरिटी बनेगा. ठीक है. तो डायरेक्शन कैसे देखते थे?
कॉमन सेंस से, ठीक है, कि माइनस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। तो जिस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी वो चार्ज, उस चार्ज का फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई, ठीक है। तो उसी फार्मूले से फिर ये डिराइव हुआ था P इंटू डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डेरिवेशन है, लाइक डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 2k लैम्डा बाई आर। तो ये सब चीज़ आपके लिए कोई नई बात तो है नहीं, काफ़ी पहले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है, ये कायदे से इसका डेरिवेशन भी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो जाके आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए, लाइक प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर के हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है इस चैनल पे, ठीक है। तो d बाई डी एक्स कर दिया 2k लैम्डा बाई आर, तो d बाई डी आर कर दिया, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में वेरिएशन है, ठीक है। तो d बाई डी आर कर दिया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई आर का क्या हो जाएगा, -1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ नेट की वैल्यू क्या आ गई, 2p k लैम्डा बाई आर स्क्वायर, 2p k लैम्डा बाई आर स्क्वायर। माइनस साइन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो टूवर्ड्स द वायर है, टूवर्ड्स द लाइन चार्ज है, मतलब डायपोल इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड, डायपोल इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड। और आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हो, देखो यहाँ मैं लिख के बता दे रहा हूँ कि F माइनस क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑब्वियसली वो ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होते जाएगा, तो पास वाले चार्ज पे ज़्यादा है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस चार्ज है, ठीक है। और प्लस क्यू वाला रेपेल होगा, बट वो दूर है तो वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। कौन से फार्मूले का मदद लिया हमने, P इंटू डी बाई डी एक्स, पी इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दूसरे सवाल का पहला पार्ट कर लिया। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट, ठीक है। तो एलोंग द थ्रेड, तो बी पार्ट पहले कर लिया, ए पार्ट अब करने वाले हैं। एलोंग द थ्रेड तो आसान सा केस है, तो इसको तो तुम सॉल्यूशन देखने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस वाले पार्ट में तुम्हें सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ रही है तो लाइक सीरियसली तुम्हें डायपोल समझ में नहीं आया है। और जो डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चैप्टर है उसको तुम दोबारा से देखो, ठीक है। उसके बाद तुम लाइक विदाउट लाइक लिफ्टिंग अ पेन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है। अब देखो एलोंग द थ्रेड अगर रखा जाएगा तो डायपोल का हर पॉइंट लाइन चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, है ना, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, कितनी, 2k लैम्डा बाई आर, और आर सब के लिए सेम है रेडियल डिस्टेंस। तो क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन वाला होगा और माइनस क्यू पे अट्रैक्शन वाला होगा। तो नेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, नेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डायपोल विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो इसका आंसर तो फटाक से आ गया आपका। अब करेंगे हम लोग थर्ड पार्ट इज़ गुड पार्ट, और मैं चाहूँगा कि आप इसको ट्राई करें अपने नोटबुक पे, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। वैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्लियर है और कंपोनेंट लेने आता है तो ये भी पार्ट कोई डिफ़िकल्ट पार्ट है नहीं। थोड़ा सा ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, तो उतना तो आप टैकल कर ही सकते हो अगर आप मेंस और एडवांस और एम्स की तैयारी में लगे हुए हो, ठीक है। तो चलो इस पार्ट को करते हैं। अब जो है मुझे थोड़ा 3D में जाना पड़ेगा, लाइन चार्ज का टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। तो हम लाइन चार्ज को इस तरीके से दिखा दिए कि सपोज़ इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो आउट ऑफ द प्लेन को हम इस तरीके से दिखाते हैं। इसके सामने एक कैसा रखा हुआ है, एक डायपोल रखा हुआ है विच इज़ नॉट रेडियल, विच इज़ नॉट अलोंग द लाइन चार्ज बट केप्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से रख दिया तो फिर पूछ रहा है नेट फोर्स क्या होगा।
तो डायपोल का जो लेंथ है वो 2l ले लिया, ठीक है। जो डायपोल और लाइन चार्ज के बीच में डिस्टेंस है उसको स्मॉल r ले लिया, ठीक है। माइनस क्यू से जो लाइन चार्ज को ज्वाइन करता हुआ लाइन है उसको ग्रीन कलर से दिखा दिया, डॉटेड। उसी के अलोंग फोर्स होगा, है ना। आपको अगर याद होगा तो कूलम फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, ठीक है। तो माइनस क्यू अट्रैक्ट होगा और प्लस क्यू क्या होगा, रिपेल होगा। तो अगर तुम्हारा दिमाग चलता है तो तुम यहीं पे वीडियो पॉज करके सवाल को आराम से आप कर सकते हो। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं रही है, क्योंकि अब फोर्सेस दिखा दिए मैंने। फोर्स तुम लिख ही लोगे 2k लैम्डा बाई आर इंटू क्यू, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। अब बस फोर्स का कंपोनेंट लेना रह गया है, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो कि अगर तुम कंपोनेंट लोगे तो एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है दोनों चार्जेस के कारण, वो क्या होगा, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एक एफ जो है वो किधर आएगा, माइनस क्यू के कारण जो एफ है उसका वाई कंपोनेंट माइनस जे में जाएगा, माइनस जे कैप। और जो क्यू पॉजिटिव चार्ज पे जो एफ है उसका जो वाई कंपोनेंट है वो भी माइनस जे कैप में जाएगा। मतलब कि दोनों का वाई कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, दोनों नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो एफ साइन थीटा माइनस क्यू के कारण और एफ साइन थीटा प्लस क्यू के कारण, तो दो हो गए, तो 2f साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2f साइन थीटा। सारे कंपोनेंट्स को दोबारा मैं अलग से फिगर बना के आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो माइनस क्यू ले लिया और प्लस क्यू ले लिया ऐसे। माइनस क्यू पे जो कंपोनेंट आए फोर्सेस के वो क्या क्या है, एफ कॉस थीटा लेफ्ट में, एफ कॉस थीटा राइट में प्लस क्यू पे। नेट फोर्स क्या हो गया एक्स डायरेक्शन में, ज़ीरो। नेट फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो। माइनस क्यू पे एफ साइन थीटा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और प्लस क्यू के कारण भी एफ साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आ गया डाइपोल पे वो क्या है, 2f साइन थीटा। वो कितनी है, 2f साइन थीटा। तो नेट फोर्स डाइपोल पे निकल के आ गया 2f साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू तुम निकाल सकते हो यहाँ पे। देखो तुम्हें ओ सी आर ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा, ऑब्वियसली एक्स सिमेट्रिकल सिचुएशन है, सिमेट्रिकल सिचुएशन है। डाइपोल को तुम लाइन चार्ज के कहीं पे भी रख लो, लाइन चार्ज से एक डॉटेड लाइन बना सकते हो और डाइपोल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। थोड़ा 3D में इमेजिन करके देखो। फोर्स जो पहले बता दिया कि क्या होगा, Q इंटू ई, 2k लैम्डा क्यू बाई एक्स, ठीक है। y और x डिफाइन कर दिया, तो नेट फोर्स किधर आ रहा है, y डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस जे कैप अगर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में डिफाइन करना चाहते हो। तो एफ एक्स नेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस में नेट फोर्स ज़ीरो हो गया। एफ वाई नेट क्या हो जाएगा, 2f साइन थीटा, है ना, एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा, 2f साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू डाल देंगे। तो एफ वाई नेट क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ एफ एक्स नेट प्लस एफ वाई नेट। तो एफ एक्स नेट तो ज़ीरो ही है, तो बेसिकली क्या बच गया, एफ वाई नेट बच गया, एंड दैट इज़ 2f साइन थीटा। एफ वाई नेट बच गया, दैट इज़ 2f साइन थीटा।
एफ़ की वैल्यू डाल देंगे, क्या था 2k लैम्डा बाई आर इंटू क्यू, और साइन थीटा अलग से आएगा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू देखो ऊपर से लिख लेंगे, जो ट्रायंगल है x, ध्यान रहे 2k लैम्डा बाई आर में x जो होता है वो रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज टू द चार्ज ऑन विच फोर्स इज़ बीइंग कैलकुलेटेड, है ना। तो अब यहाँ पे देखो डाइपोल कैसे डिफाइन होगा, q इंटू टू एल, है ना। डाइपोल इज़ व्हाट, चार्ज इंटू लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इस तरीके से तुम डाइपोल डिफाइन कर लिए, p इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखो ट्रायंगल ओ सी आर में, ओ सी आर ट्रायंगल में तुम्हें दिख रहा होगा सामने, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एल अपॉन एक्स। परपेंडिकुलर दिखा दिया कौन सा है, कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको, तो सारा कुछ क्लियर कर रहा हूँ। अगर फिर भी कुछ आपको कन्फ्यूजन या डाउट लगता है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू डाल दूंगा वहाँ पे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, एल अपॉन एक्स, है ना। तो इस तरीके से लैम्डा पी बाई टू पाई ई नॉट एल स्क्वायर तुम्हारा आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एल, इन टर्म्स ऑफ एल। अब देखो एल तो क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं था ना, तो एल क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं था तो हम एल के टर्म्स में आंसर नहीं दे सकते, वैसे वो आंसर भी करेक्ट है। तो जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में डिफाइंड है उसके टर्म्स में ही आंसर देंगे। तो देखो साइन थीटा को हम क्या करते हैं, साइन थीटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा को कैसे डिफाइन कर दिया, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना। एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तुम ट्रायंगल देख लो और साइन थीटा की वैल्यू डाल दो। एक्स जो है डिनोमिनेटर में वो फिर और क्या है, दैट इज़ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम x को भी रिप्लेस कर देंगे, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। 2ql तुम्हें दिख रहा होगा डाइपोल है, तो 2k लैम्डा पी बाई एक्स को भी डाल देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो 2k लैम्डा पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल फार्मूला। अब सवाल में तुमसे पूछा गया है कि आर अगर एल से बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो जो आर की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में दैट मस्ट बी वेरी ग्रेटर देन एल। तो एल क्या होगा, आर के कंपैरिजन में एल जो है नेगलेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा पी बाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा पी बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या डाल देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, कैंसिल करके सारा जो आंसर आ गया लैम्डा बी पी बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो इतना तिकड़िम करना पड़ा आंसर पे आने के लिए, ऐसा कॉन्सेप्ट तो कुछ था नहीं, सवाल तो वहीं पे हल हो चुका था जब तुम्हारे पास 2f साइन थीटा आ गया था, f की वैल्यू डाल देना था बस वहाँ पे। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। एग्ज़ाम में अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इट हियर ओनली
एंड कीप दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, ठीक है, विच विल हेल्प यू टू सॉल्व लाइक डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल आपके सामने है, दिस इज़ 3.53, रीड द क्वेश्चन एंड लाइक अटेम्प्ट इट ऑन योर नोटबुक, देन सी द सॉल्यूशन, दैट इज़ द प्रॉपर वे। तो यहाँ पे एक फाई का फंक्शन दिया हुआ है ए आर स्क्वायर प्लस बी, क्या दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए आर स्क्वायर प्लस बी। तो तुम्हें क्या पूछ दिया है इसमें, तुम्हें चार्ज डेंसिटी का फंक्शन पूछ दिया है, चार्ज डेंसिटी का फंक्शन, ठीक है। तो तुम्हें पता ही है कि फाई जो है वो पोटेंशियल का फंक्शन है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से मिल सकता है, ई आर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो तुम्हें फाई को डिफ्रेंशिएट कर देना है, वही तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस टू ए आर, माइनस टू ए आर। माइनस ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट है। तो फाई का जो फंक्शन देखोगे ए आर स्क्वायर प्लस बी, ए और बी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, तो फाई रेडियस के अलॉन्ग, लाइक जब तुम बाहर जा रहे हो रेडियस के अलॉन्ग, तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है पोटेंशियल घटता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनवर्ट ही होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए माइनस आया। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2AR, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2AR, स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया, लेकिन तुमसे क्या पूछा है, तुमसे तो चार्ज डेंसिटी का फंक्शन पूछा है, एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, अब नाउ वी विल यूज़ गॉस लॉ, नाउ वी विल यूज़ गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ लिया और उसमें क्या कर दिया हमने, एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। पोटेंशियल का फंक्शन एक लाइक स्फेरिकल रीजन में दिया हुआ है, तो रेडियस जो है हमेशा लाइक स्फेरिकल रीजन के सेंटर से ही मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। रो आर जो है लाइक चार्ज डेंसिटी का फंक्शन दे दिया, एक अज्यूम कर लेते हैं रो आर, ठीक है। अभी जो होने वाला इस सवाल में बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। लाइक इस पे आगे मैग्नेटिक फील्ड में भी चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को लेकर सवाल बनता है, और यहाँ तो ये आपके सामने दिख ही रहा है। तो गॉस लॉ लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्यू इनक्लोज चाहिए। आपको याद आ रहा होगा कि गॉस लॉ क्या होता है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे क्यू इनक्लोज निकालना पड़ेगा। तो क्यू इनक्लोज कैसे निकालोगे, सिंस चार्ज डेंसिटी ही वेरी कर रहा है, लाइक इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा पहले चार्ज निकालने के लिए। तो 4πr² इंटू डी आर एक स्मॉल शेल एलिमेंट ले लो, तो उस पर तो सरफेस डेंसिटी लाइक जो चार्ज डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट ही होगा, चार्ज डेंसिटी उस पर क्या होगा, उस एलिमेंट पे वो तो कांस्टेंट ही होगा। तो वैसे सारे एलिमेंट्स का चार्ज जोड़ दूँ एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस तक, तो मुझे चार्ज मिल जाएगा टोटल इनक्लोज्ड। तो यही लिख दिया, इंटीग्रल रो आर इंटू 4πr² इंटू डी आर। ये क्या हो जाएगा, like evaluated from 0 to r, it will give the value of enclosed charge like bounded by the region which has a radius of small r, है ना। तो इस Q enclosed को यहाँ पे लिख दो, E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q enclosed अपॉन ई नॉट। अब वो रीजन क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। 4πr² एक स्फेरिकल रीजन है जिसके अंदर कितना इनक्लोज चार्ज है, इंटीग्रल रो आर इंटू 4πr² डी आर, ठीक है। अब देखो इप्सिलॉन नॉट को भी लेफ्ट साइड ले आए, मल्टीप्लाई कर दिए, और इधर क्या लिख दिए, रो आर 4πr² इंटू डी आर। अब हम क्या करेंगे,
देखो ई डॉट डी ए है तो 4πr²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल वेक्टर के बीच में पाई एंगल है, तो cos पाई क्या हो जाएगा -1। तो लेफ़्ट साइड में सारा मल्टीप्लाई करके लिख दिया और राइट साइड में वैल्यू दोबारा लिख दी। एप्सिलॉन नॉट को उधर एडजस्ट कर दिया हमने। बहुत ही अच्छा स्टेप है ये, और लाइक ये बहुत ही लाइक तुम्हें फंसा देगा कभी कभी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इनक्लोज चार्ज कैसे निकालें। तो इनक्लोज चार्ज निकालने के लिए तुम क्या करोगे, एलिमेंट लेके एक सेल एलिमेंट ले लोगे, उस पर उसकी वॉल्यूम निकाल लोगे। सेल का वॉल्यूम क्या होता है 4πr² इंटू डी आर। उस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इससे तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उस सेल पे चार्ज आ जाएगा और वैसे सारे सेल्स को जोड़ दोगे r डिस्टेंस तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, फंक्शन वापस मिल जाएगा मुझे। तो रो आर का जो फंक्शन क्या है वहाँ पे रो आर डी आर रो आर इंटू 4πr² डी आर का इंटीग्रेशन है। तो रो आर इंटू 4πr² वो मिल जाएगा मुझे, फंक्शन ही वापस मिल जाएगा। तो रो आर इंटू 4πr² वापस मिल गया, लेफ़्ट साइड डिफरेंशिएट हो गया, है ना। तो ये एक तरीका होता है कि अगर इंटीग्रल में है उसको तुम डिफरेंशिएट कर देते हो तो जो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो वही फंक्शन रिजल्ट में आ जाता है। तो यहाँ से देखो, चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ r, वेर r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तुम्हें मिल गया है। वो कितनी वैल्यू आ गई, -6a एप्सिलॉन नॉट, -6a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रूशियल सवाल है, इसको आप ध्यान में रखें। कैसे हमने क्यू इनक्लोज निकाला, फिर गॉस लॉ कैसे लगाया, फिर डिफरेंशिएट करके कैसे हमने चार्ज डेंसिटी का फंक्शन निकाल लिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब देखो ये क्या आया, माइनस आया है, तो ऑब्वियसली माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल भी सॉल्व कर लिया हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी ध्यान में रखिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन। फाई का फंक्शन दिया हुआ था पोटेंशियल का, डिफरेंशिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर गॉस लॉ लगा दिया। गॉस लॉ लगाने का एक स्पेसिफिक तरीका था, उस पर जोर दे के समझा दिया, तो आप जो है इसको ध्यान में रखें। अब आइए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसको पढ़ें और अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो, फिर अटेम्प्ट करो। अब यहाँ पे दो प्लेट दिया हुआ है, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है, उसके बीच में एक वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है। ठीक है, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है डेल्टा फाई। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक प्लेट के पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई है, एक प्लेट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए जो वॉल्यूम डेंसिटी का फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम डेंसिटी जो है रो की वैल्यू, है ना। तो पिछले सवाल में भी रो कैलकुलेट करवाया आपसे, और इस सवाल में भी आपसे रो कैलकुलेट करवा रहा है। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, तो आओ सर्किट बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई अब किसी एक्सटर्नल एजेंट के कारण क्रिएट किया गया होगा, है ना। तो मान लो वो बैटरी है, और बैटरी में इतना तो तुम्हें ज्ञान है ही, अब इसको करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन इतना तो पता ही है कि जो बड़ा टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है और छोटा टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो अगर छोटे टर्मिनल को ज़ीरो मान लो तो बड़ा टर्मिनल कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई, है ना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई का ही डिफरेंस आ जाएगा।
दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, डिस्टेंस है वो जो है d है। तो देखो एक एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है प्लेट्स में, उसके कारण क्या आ रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। जो लेफ्ट वाला प्लेट है वो डेल्टा फाई पे है और जो राइट वाला प्लेट है वो 0 पे है, मतलब पोटेंशियल घट के 0 हुआ है। तो देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसको क्या बोल दिया, E2 बोल दिया। E एक्सटर्नल बोल दो या E2 बोल दो, तो मैं इसको E2 ही बोलूँगा, ठीक है। अब देखो ब्लू लाइन से मैंने प्लेट के बीच में मिड में एक प्लेन बना दिया, बाइफर्केशन कर दिया, ठीक है। तो अंदर जो चार्ज डेंसिटी है जिसकी वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, उसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। और एक थिक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिराइव करके रखा है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, है ना, एंड डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। इस पे एक्सक्लूसिव एक चैप्टर मैंने बना के रखा है, आप उसको जाके देखिए। एंड आई हैव डिराइव्ड दिस फार्मूला, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो उसको पहले देख के आओ, फिर यहाँ पे देखो, तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक थिक शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है रो एक्स अपॉन ई नॉट। कितनी होती है, रो एक्स अपॉन ई नॉट। रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उस थिक शीट का। तो हम मान सकते हैं कि प्लेट जो है, दोनों प्लेट एक थिक शीट की तरह काम कर रहा है। x की वैल्यू जो रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट में x की जो वैल्यू है वो थिक शीट के मिड प्लेन से ली जाती है, ठीक है। तो देखो जो ब्लैक कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण है, थिक शीट के इनसाइड। वो वैल्यू कितनी है, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेट के लेफ्ट हाफ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और राइट हाफ में राइट डायरेक्शन में होगा। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 है वो लेफ्ट से राइट है। तो किस रीजन में तुम्हें कैंसिल आउट होते दिख रहा है, ऑब्वियसली फर्स्ट वाले रीजन में कैंसिल आउट होते दिख रहा है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट मेंशन किया है। क्योंकि जो रो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट टू लेफ्ट है और जो एक्सटर्नल है वो लेफ्ट टू राइट है। तो ऑब्वियसली एक ऐसा सिचुएशन बन रहा होगा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके नेट ज़ीरो इम्पैक्ट लाएं, ठीक है, समझ आ रहा। अब एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, ER इज इक्वल टू DV अपॉन DR, मैग्नीट्यूड उसका। तो DV जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो तो दिया ही हुआ है डेल्टा फाई, और दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है D, तो डेल्टा फाई अपॉन D E2 की वैल्यू आ गई। तो E2 है लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट वाले हाफ में जो प्लेट का जो लेफ्ट हाफ है, दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस है उसका लेफ्ट हाफ, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो एक कैंसिलेशन वाली सिचुएशन पैदा हो रही है यहाँ पे। तो दोनों का नेट इफेक्ट जीरो कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। तो देखो डेल्टा फाई बाई डी इज इक्वल टू क्या कर दिया, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई टू। देखो कहाँ पे जीरो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लेट के पास, लेफ्ट वाले प्लेट के पास। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी बाई टू ही हो जाएगी ना। तो यहाँ से देखो रो का एक फंक्शन आ जाएगा, है ना, रो का फंक्शन आ गया, रो एक्स की वैल्यू आ गई, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो रो की वैल्यू आपके सामने आ गई है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। देखो कितना अच्छा सवाल है ये, थिक शीट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर दिया। तो यूरोडो आपको एप्लीकेशन ही मांगता है आपसे, कॉन्सेप्ट को सीखिए और अप्लाई करिए, ठीक है।
अब 2 पोजीशन जो मैंने फिगर में दिखाया था उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो E2 भी है लेफ़्ट से राइट, और राइट हाफ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी है किधर है, लेफ़्ट से राइट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो दोनों को सिंपली जोड़ दो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखा है यूरोडोम में, तो वो भी, उसका भी आंसर आ गया। और फर्स्ट में बता रखा है कि फर्स्ट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट के पास 0 है, तो उसको यूज़ करके हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है। होपफुली आपको सारा प्रॉब्लम अच्छा लगा होगा, और मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से भरा हुआ ये सेशन था। तो इस वीडियो को आप पॉज करें और बार बार रिपीट करके देखें, समझ लें, बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरीके से यूरोडोव